इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 2026-2027 कक्षा 12 गणित चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पता होने चाहिए। जब आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पता होंगे तो आप प्रश्नावली 1.1 के A to Z प्रश्नों को हल कर सकेंगे, प्लस खंडों को भी और प्लस उदाहरणों को भी। तो सबसे पहले आपको सीखने हैं प्रश्नावली 1.1 के नियम। नियम में आपको यही सीखना है पहले नंबर पर कि समुच्चय किससे कहते हैं, उसके बाद समुच्चय के प्रकार, फिर उसके बाद आपको सीखना है संबंध, उसके बाद आपको सीखने हैं संबंधों के प्रकार। तो सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है समुच्चय। ओके, समुच्चय अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं सेट्स। अब समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के अच्छी तरह से परिभाषित समूह या हम कहें संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो हम लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है, क्योंकि अभी आपका ये पहला ही चैप्टर यानी पार्ट है। ओके, समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ओके, आई होप समझ आया होगा। मैंने लिखा वस्तुओं के अच्छी तरह से परिभाषित यानी डिफाइंड समूह या हम कहें संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे मेजों का समूह, पेनों का समूह, किताबों का समूह, गेंदों का समूह, यानी हम इन्फिनिट तक यानी अनंत तक एग्जाम्पल यानी उदाहरण ले सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, पेनों का समूह। नंबर 2, मेजों का समूह। नंबर 3, गेंदों का समूह। नंबर 4, किताबों का समूह आदि। यानी हम इन्फिनिट अनंत तक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने लिखा पेनों का समूह, मेजों का समूह, गेंदों का समूह, किताबों का समूह। आई होप समझ आया होगा। अब परंतु गणित में ये समूह किनसे संबंधित होते हैं? तो गणित में ये समूह उनकी शाखाओं से संबंधित होते हैं। जैसे सम संख्याओं का समूह, विषम संख्याओं का समूह, परिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमेय संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो हम लिखेंगे ओके, परंतु गणित में ये समूह उनकी शाखा से संबंधित होते हैं। तो मैंने लिखा, ठीक है, ये आपको नोट में लिखना है। परंतु गणित में ये समूह उनकी शाखा से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण। ओके, नंबर 1, सम संख्याओं का समूह। नंबर 2, विषम संख्याओं का समूह आदि। ठीक है भाई, हम इन्फिनिट तक अनंत यानी अनंत तक उदाहरण ले सकते हैं। सम संख्याओं का समूह मैंने लिखा, फिर नंबर 2 विषम संख्याओं का समूह। कहने का मतलब यह है कि अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास 2 पेन हैं, ठीक है, मेजों की संख्या मान लेते हैं मेरे पास 4 मेजें हैं, ठीक है, 5 गेंदें हैं, किताबों का समूह यानी 7 किताबें हैं। तो यह है सम, यह है सम,
यह है विषम, ठीक है, यह है विषम। तो यहां पर ये क्या है, सम संख्याओं का समूह, और ये क्या है, विषम संख्याओं का समूह। और यहां पर ये क्या है, विषम। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा नोट में। परंतु गणित में ये समूह उनकी शाखाओं से, यानी शाखा से संबंधित होते हैं या शाखाओं से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 सम संख्याओं का समूह, जैसे हमने यहाँ पर 2 पेन लिए हैं और मेजों का समूह 4 मेजें लिए हैं, तो यहाँ पर सम यानी सम संख्याओं का समूह, ठीक है। और यहाँ पर विषम संख्याओं का समूह। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है, यानी नोट करना है कि समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है कि परिमित समुच्चय। तो मैं इसे रफ करता हूं। तो आपको नोट करना है कि परिमित समुच्चय, इससे हम अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट सेट। तो लिखेंगे क्लियर। अब ये परिमित समुच्चय क्या होता है, या हम कहें सीमित समुच्चय। ओके, सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। तो हम लिखते हैं, और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है, क्योंकि अभी आपका ये पहला ही पार्ट है, यानी चैप्टर है। ओके, जा सके। ओके, तो मैंने लिखा यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, यानी जिन्हें गिना जा सके, तो मैंने लिखा जिन्हें गिना जा सके, तो उसे परिमित या हम कहें सीमित, ठीक है, परिमित समुच्चय कहते हैं। या हम कहें ऐसा समुच्चय जिसका लास्ट वाला अवयव मेरे को पता हो, तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। समुच्चय, और समुच्चय को हम मंझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, और समुच्चय में हम अवयवों को कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं। क्लियर। 1 2 3 4 5। ओके, तो यहां पर समुच्चय ए परिमित समुच्चय है, यानी सीमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें जो अवयव हैं उन्हें हम गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 अवयव हैं। क्लियर। तो ये क्या है, परिमित समुच्चय है।
आई होप समझ आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है। या हम कहें ऐसा समुच्चय जिसका लास्ट वाला अवयव मेरे को पता हो तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अब आप ठीक है, अब आपको अगली हेडिंग लगानी है कि अपरिमित समुच्चय। क्लियर? तो मैं इसे रब करता हूं और अगली हेडिंग लगाते हैं कि अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। तो मैंने लिखा अपरिमित समुच्चय, या हम कहें अनंत समुच्चय, या हम कहें असीमित समुच्चय, और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं इनफिनिट सेट। ओके, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या असीमित हो, यानी जिन्हें गिना ना जा सके, यानी ऐसा समुच्चय जिसका लास्ट वाला अवयव मेरे को पता ना हो, तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो हम लिखते हैं समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो, ओके। तो मैंने लिखा यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या असीमित हो, या हम कहें अनंत हो, यानी जिन्हें गिना ना जा सके, तो उसे हम ठीक है भाई क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। आई होप समझ आया होगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, समुच्चय ए एक अपरिमित समुच्चय है। अब ये अपरिमित समुच्चय क्यों है? क्योंकि इस समुच्चय में जो अवयव है उन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी जो अवयवों की संख्या है वो अनंत है, इन्फिनिट है, यानी असीमित है। ओके, 1 2 3 4 पता नहीं कितने अवयव होंगे। आई होप समझ आया होगा। तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है। क्लियर? अब अगली हेडिंग आपको लगानी है कि संबंध। संबंध यानी रिलेशन किसे कहते हैं? क्लियर? तो मैं इसे रब करता हूं। अब आपको हेडिंग लगानी है कि संबंध यानी रिलेशन किसे कहते हैं? ओके, तो मैं लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा, और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है क्योंकि अभी आपका ये पहला ही चैप्टर यानी पार्ट है। ओके, माना ए तथा बी दो अतिरिक्त समुच्चय हैं। ओके, तो मैंने लिखा
माना ए तथा बी दो अतिरिक्त समुच्चय हैं, यानी ये समुच्चय रिक्त नहीं है, इनमें कोई ना कोई अवयव या सदस्य जरूर हैं। ओके, अतिरिक्त समुच्चय हैं तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय समुच्चय ए से कोई उपसमुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध कहलाता है। ओके, तो मैंने लिखा एक संबंध कहलाता है, और संबंध को यानी रिलेशन को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिखेंगे इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो मैंने लिखा माना ए तथा बी दो अतिरिक्त समुच्चय हैं। अतिरिक्त का मतलब होता है कि जो समुच्चय है वो रिक्त नहीं है, उनमें कोई ना कोई सदस्य यानी अवयव जरूर है, ठीक है, उपस्थित। तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, इसे हम पढ़ते हैं ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी संबंध को रिलेशन को आर से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आर उपसमुच्चय ए क्रॉस बी। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। तो समुच्चय ए समुच्चय बी यानी दो समुच्चय मानेंगे। माना समुच्चय ए, ओके, एंड समुच्चय बी। क्लियर? अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो समुच्चय ए नोट करेंगे क्रॉस, ठीक है, समुच्चय बी। अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे? इस समुच्चय का एक एक करके यानी प्रत्येक अवयव लेंगे, ठीक है, प्रत्येक अवयव लेंगे और इस समुच्चय के सारे के सारे अवयवों के साथ क्रॉस कराएंगे। तो पहला अवयव लेंगे, ठीक है, एक के साथ 3, फिर कामा, फिर एक के साथ 4, पहले एक के साथ 3, फिर एक के साथ 4, ठीक है। अब हम 2 लेंगे, इधर वाला अवयव लेंगे इस समुच्चय का, और इस समुच्चय के सारे अवयवों के साथ क्रॉस कराएंगे। 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4। आई होप समझ आया होगा, ठीक है भाई। पहले हम ये लेंगे इसके साथ, फिर ये, पहले हम इसके साथ ये लेंगे, फिर ये। क्लियर? अगर हम इस समुच्चय से 2 युग्म ले लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं एनी पॉइंट कोई भी युग्म, ठीक है, तो यहां पर हम 2 युग्म ये वाले ले लेते हैं, ठीक है, एक हम ये ले लेते हैं, एक ये। तो गणित में ये दोनों युग्म एक रिलेशन यानी संबंध स्थापित करते हैं, इससे ही हम संबंध यानी रिलेशन कहते हैं। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। ओके, इसे मैं रख करता हूं। इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है कि संबंधों के प्रकार यानी सुतुल्य संबंध। ओके, संबंधों के प्रकार। अब आपको हेडिंग लगानी है कि संबंधों के प्रकार। कक्षा 12 में 4 संबंधों का खेल है। सुतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है कि सुतुल्य संबंध या हम कहें सुसम संबंध। ओके,
सुतुल्य या हम कहें सुषम संबंध। सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। ओके, और सुतुल्य संबंध को परिभाषित यानी डिफाइन करने के लिए एक अवयव की जरूरत पड़ती है। तो मैं लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा। ओके, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर, कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि समुच्चय, ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित हो तो संबंध आर एक सुतुल्य संबंध कहलाता है। संबंध आर एक सुतुल्य संबंध कहलाता है। ओके, तो मैंने लिखा यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से यानी खुद से संबंध आर द्वारा संबंधित हो यानी रिलेटेड हो तो संबंध आर एक सुतुल्य संबंध या हम कहें सुषम संबंध कहलाता है। आई होप समझ आया होगा। अब हम इसका सूत्र लिख देते हैं। ओके, जब हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नावली 1.1 में जो प्रश्न मिलेंगे या तो ए के रूप में मिलेंगे या तो बी के रूप में मिलेंगे या तो एक्स के या वाई के। तो मैंने यहाँ पर जो सुतुल्य संबंध का सूत्र लिखा है ये ए के रूप में है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसे समझो, उसके बाद हम बी के रूप में, एक्स के रूप में, वाई के रूप में सूत्र लिखेंगे। इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो युग्म होते हैं वो किससे बिलोंग्स टू करते हैं और जो अवयव होते हैं वो किससे बिलोंग्स टू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सीख लेना है। ओके, तो जो युग्म होते हैं वो बिलोंग्स टू करते हैं संबंध से यानी रिलेशन से, और जो अवयव होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग्स टू करते हैं समुच्चय से। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब सुनो और समझो, इसे हम कहते हैं भुज, इसे हम कहते हैं कोटि, और सुतुल्य संबंध का मतलब है कि खुद का कनेक्शन खुद से होना। जो भुज है वही कोटि होगी, क्योंकि सुतुल्य संबंध का मतलब क्या है कि खुद का कनेक्शन खुद से होना। कहने का मतलब यह है कि भुज ए है तो कोटि भी ए है, यानी कोटि भुज पर डिपेंड करती है। अगर भुज 4 है तो कोटि भी 4 होगी, अगर भुज 5 है तो कोटि भी 5 होगी। ठीक है, यानी कोटि भुज पर निर्भर करती है यानी डिपेंड करती है। अब ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? ए अवयवों से मिलकर बना है। ठीक है, तो युग्म किससे बिलोंग्स टू करता है? संबंध से, तो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिलेशन कामा फॉर एवरी, इसे हम बोलते हैं फॉर एवरी, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का खेल भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फॉर एवरी ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? ए अवयवों से मिलकर बना है। तो हम लिखेंगे फॉर एवरी ए, यानी एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे ए कामा ए। ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्लियर? अब इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू ओके, और इसे हम कहते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल। आई होप समझ आया होगा। तो जो ये सूत्र है सुतुल्य संबंध का ये ए के रूप में है। क्लियर? अब आपको मैं बिलोंग्स टू का खेल भी बता देता हूं। सपोज करते हैं यानी मान लेते हैं
यहाँ पर 2 बिलोंग्स टू समुच्चय कोई ले लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है, तो सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। ओके अब यहां पर ये 2 इस समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा। कहने का मतलब यह है अगर ये 2 इस समुच्चय में उपस्थित है यानी प्रेजेंट है तब तो बिलोंग्स टू करेगा। अब यहां पर ये 2 है, इस समुच्चय में कहीं पर इस समुच्चय के अंदर 2 है, बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। ठीक है। अब यहां पर ये 3 है, समुच्चय 3 मजले कोष्टक में 3 है। अब यहां पर बिलोंग्स टू, क्या ये समुच्चय जो 3 है, समुच्चय में 3 लिखा हुआ है, ठीक है, मजले कोष्टक में 3, क्या इस समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा? इस समुच्चय में 3 है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर ये फुटकर में है और यहां पर ये जो 3 है ये मजले कोष्टक में है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो 3 है वो मजले कोष्टक में नहीं है, वो फुटकर में है और यहां पर मजले कोष्टक में है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू। ओके अब यहां पर ये मजले कोष्टक में 2 है, क्या ये इस समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा? कहने का मतलब यह है कि इस समुच्चय में 2 है, जरूर है, ठीक है, यहां पर है, लेकिन यहां पर जो 2 है वो फुटकर में है और यहां पर जो 2 है वो मजले कोष्टक में है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। अब हम बी के रूप में, एक्स के रूप में और वाई के रूप में भी सूत्र लिख देते हैं। अब यहां पर मैंने समुच्चय, ये है समुच्चय, क्योंकि मैंने यहां पर समुच्चय ए लिया है, ठीक है, यह है बी के रूप में सूत्र, यह है ए के रूप में सूत्र, यह है एक्स के रूप में सूत्र सुतुल्य संबंध का। यह है बाई के रूप में सूत्र। आई होप समझ आया होगा। अब हम इसके बाद सुतुल्य संबंध के एग्जाम्पल लेंगे, यानी उदाहरण लेंगे, हर एक डाउट क्लियर होने वाला है, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। सुतुल्य संबंध या हम कहें सुषम संबंध। तो उदाहरण लेने से पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये ए के रूप में सुतुल्य संबंध का सूत्र है। अब सुतुल्य संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय पता होना चाहिए और रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक समुच्चय और रिलेशन मान लेते हैं। एक हम आपको, मैंने कहा एक मैं आपको हाँ वाला उदाहरण बताएंगे और एक ना वाला यानी नहीं वाला। तो पहला एग्जाम्पल, माना समुच्चय ए, समुच्चय को हम मजले कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं यानी शो करते हैं और मजले कोष्टक में अवयवों को हम कामा लगा लगा कर लिखते हैं। अब हम, यह है समुच्चय, ओके। अब हम रिलेशन मान लेते हैं। रिलेशन में हम इस प्रकार से युग्म लेंगे कि ये जो संबंध है सुतुल्य संबंध हो जाए। क्लियर। अब हम लिखेंगे आर
सच डैट ए टू ए। इसका मतलब है कि आर सच डैट ए टू ए, यानी जो संबंध आ रहा है रिलेशन वो समुच्चय ए से समुच्चय ए में डिफाइन है यानी परिभाषित है। तो इसे हम पढ़ते हैं आर सच डैट, इसे हम पढ़ते हैं सच डैट, ठीक है, सच डैट आर सच डैट ए टू ए। आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम चेक करेंगे कि यहां पर जो संबंध है रिलेशन है यह सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम सुतुल्य संबंध को चेक करते हैं तो हम पेन चलाते हैं समुच्चय से, समुच्चय से एक एक करके अवयव लेते हैं और उन अवयवों से हम युग्म बनाते हैं और हम देखते हैं कि वो युग्म इस रिलेशन में है या नहीं है। ठीक है, तो हम सुतुल्य संबंध में कहां से पेन चलाते हैं, कहां से चलाएंगे, समुच्चय से, समुच्चय से एक एक करके अवयव लेंगे। तो पहला अवयव, और सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना, जो भुज है वही कोटि होनी चाहिए, यानी कोटि भुज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो भुज क्या है, एक, तो कोटि भी एक होगी। अब हमने यहाँ पर ये अवयव लिया है पहला एक, इससे मैंने युग्म बनाया है, ये युग्म इस रिलेशन में है, बिल्कुल है, एक कामा एक, तो ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा आर से, कामा ठीक है, फॉर एवरी, प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव, एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, एक कामा एक, नहीं तो गलत हो जाएगी। ठीक है, बिलोंग्स टू, अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से, समुच्चय क्या लिया है मैंने, ए, क्लियर। अब हम दूसरा अवयव लेंगे दो, ये क्या है, भुज। ठीक है, जो भुज है वही कोटि होगी, क्योंकि कोटि भुज पर डिपेंड करती है। सुतुल्य संबंध का मतलब ही यही होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। ठीक है, तो भुज दो है तो कोटि भी दो होगी। अब हमने ये वाला अवयव लिया दो, इससे युग्म बनाया दो कामा दो, ये युग्म इस रिलेशन में है कहीं पर, बिल्कुल है, दो कामा दो, तो ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा इस रिलेशन से यानी संबंध से, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, कामा फॉर एवरी टू यानी दो, बिलोंग्स टू समुच्चय क्या है, ए, क्लियर। अब हम तीसरा एलिमेंट यानी अवयव लेने वाले हैं, तो भुज तीन है तो कोटि भी तीन होगी। अब ये युग्म, इस हमने ये वाला अवयव लिया, इससे युग्म बनाया, ये युग्म इस रिलेशन में है, संबंध में बिल्कुल है, तीन कामा तीन, तो ये युग्म किससे बिलोंग्स टू करेगा, युग्म किससे बिलोंग्स टू करते हैं, संबंध यानी रिलेशन आर से, तो यहां पर बिलोंग्स टू आर, कामा फॉर एवरी यानी प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, थ्री, बिलोंग्स टू, अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, ठीक है, अवयव समुच्चय से, तो समुच्चय मेरा क्या है, ए। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर जितने भी युग्म बने हैं वो सारे के सारे युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, रिलेशन आर से, यानी संबंध आर से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है, रिलेशन है, एक सुतुल्य संबंध है। तो हम लिखेंगे डैट इंप्लाइज, इसे हम बोलते हैं डैट इंप्लाइज, डैट इंप्लाइज, इसका मतलब हिंदी में होता है कि तात्पर्य यह है कि, ओके, आर सुतुल्य संबंध है। आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम एक नहीं वाला उदाहरण लेंगे, क्लियर। तो सुतुल्य संबंध को चेक करने के लिए एक क्या पता होना चाहिए, समुच्चय और एक रिलेशन, तो हम मान लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, माना समुच्चय ए, ठीक है। अब हम रिलेशन इस प्रकार से लेंगे कि जो रिलेशन हो वो सुतुल्य संबंध ना हो,
रिलेशन के अंदर युग्म हम इस प्रकार से लेने वाले हैं। ओके, जो रिलेशन है वो सुतुल्य संबंध ना हो। तो हम लिखेंगे कामा आर सच डैट ए टू ए, यानी जो रिलेशन है वो समुच्चय ए से ए में परिभाषित है, यानी डिफाइन है। ओके, अब हम चेक करेंगे तो सुतुल्य संबंध को चेक करने के लिए हम कहां से पेन चलाते हैं? समुच्चय से पेन चलाते हैं। समुच्चय से एक एक करके अवयव लेते हैं और उनसे युग्म बनाते हैं। तो हम अवयव उठाएंगे एक एक करके। भुज एक है तो कोटि भी एक होगी, क्योंकि कोटि भुज पर डिपेंड करती है, निर्भर। ठीक है, अब ये युग्म बना है, जो हमने अवयव लिया है एक पहला वाला, इससे युग्म बनाया है। ठीक है, ये युग्म इस रिलेशन में है, एक का मैं एक बिल्कुल है, तो ये युग्म किससे बिलोंग्स टू करेगा? युग्म बिलोंग्स टू करते हैं संबंध से। ठीक है, कमा फॉर एवरी, प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू करेगा किससे? समुच्चय से। तो फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू, समुच्चय क्या है मेरा? ए। ओके, अब हम दूसरा अवयव लेंगे। भुज दो है तो कोटि भी दो होगी। अब ये जो हमने अवयव लिया है दो, इससे मैंने युग्म बनाया है, ये युग्म इस रिलेशन में है, बिल्कुल है, 2 कामा 2, तो ये बिलोंग्स टू करेगा किससे? आर से। कामा फॉर एवरी, सूत्र के अनुसार प्रत्येक अवयव यानी 2 बिलोंग्स टू करेगा किससे? समुच्चय ए से। ओके, तो दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? रिलेशन से। अब हम लेंगे तीसरा वाला अवयव। भुज 3 है तो कोटि भी 3 होगी। अब जो मैंने तीसरा वाला अवयव लिया है 3, इससे मैंने युग्म बनाया है, ये युग्म इस रिलेशन में है क्या? 3 कामा 3 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये युग्म ठीक है बिलोंग्स टू नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू करेगा। नॉट बिलोंग्स टू आर कामा फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। यहां पर नॉट बिलोंग्स टू आ सकता है, लेकिन यहां पर कभी भी नॉट बिलोंग्स टू नहीं आता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो 2 युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? रिलेशन से, और एक युग्म बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है किससे? रिलेशन से। तो कहने का मतलब यह है कि जो रिलेशन है एक सुतुल्य संबंध नहीं है। तो लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध नहीं है। ओके, आई होप समझ आया होगा। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास 100 युग्म है, 100 युग्म है और 99 युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, यानी रिलेशन से, और एक युग्म बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है किससे? रिलेशन से, यानी नॉट बिलोंग्स टू है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 99 लोग सच बोलते हैं और एक लोग झूठ बोलता है, तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है रिलेशन एक सुतुल्य संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा। अब इसके बाद आपको नोट करना है अगला नंबर। क्या नोट करना है? सम्मित संबंध किसे कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर इसके बाद में ठीक है अगला नंबर नोट करता हूं। सम्मित संबंध सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। ठीक है, और सम्मित संबंध को परिभाषित करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए मेरे को 2 एलिमेंटों यानी अवयवों की जरूरत पड़ती है यानी होती है। तो हम 2 अवयव ले लेते हैं, ए और बी। एनी पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बी सी डी कुछ भी। तो मैंने यहां पर 2 नंबर ले लिए हैं, ए और बी यानी अवयव। अब हम लिखते हैं, तो आप लोग भी साथ साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि अभी आपका ये पहला ही चैप्टर है। ओके, तो हम लिखेंगे जो संबंध
ए तथा बी में है, यदि वही संबंध बी तथा ए में हो, अर्थात ए तथा बी के स्थान बदले जा सके तो संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा जो संबंध ए तथा बी में है, यदि वही संबंध बी तथा ए में हो जाए, अर्थात ए बी के स्थान बदले जा सके, तो जो संबंध है, ठीक है, वो एक सम्मित संबंध कहलाता है। क्योंकि सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। अब हम सूत्र लिखेंगे सम्मित संबंध का ए और बी के रूप में, क्योंकि हमने यहाँ पर ए और बी अवयव लिए हैं। दैट इम्प्लाइज तो ये सम्मित संबंध का सूत्र है। क्लियर? ये युग्म बना जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? ए कामा बी से। युग्म किससे बिलोंग्स टू करता है? संबंध से, ठीक है, बिलोंग्स टू। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि, तात्पर्य यह है कि, ठीक है, सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो जो पहले लिखा है उसे बाद में लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसे पहले लिखेंगे। यानी भुज को कोटि करेंगे, कोटि को भुज करेंगे। तो बी को मैंने पहले लिखा, ए को बाद में, ठीक है। इससे ये वाला युग्म प्राप्त हुआ है। तो ये युग्म भी किससे बिलोंग्स टू करेगा? आर से, कामा जहां मैंने लिखा, ठीक है। अब ये दोनों युग्म बने जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? ए और बी से। तो मैंने लिखा जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू, यह है अवयव। अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से, ठीक है। तो समुच्चय ए ले लेते हैं। यह है सम्मित संबंध का सूत्र। अब हम सम्मित संबंध के एग्जाम्पल यानी उदाहरण लेंगे। हर एक डाउट क्लियर होने वाला है, तो आप लोग इससे पहले नोट करिए, इसके बाद हम, ठीक है, नोट करेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये सम्मित संबंध का सूत्र है। सम्मित संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय और रिलेशन पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, ओके। एक हम आपको नहीं वाला उदाहरण बताएंगे, एक हाँ वाला, ठीक है, कि सम्मित संबंध नहीं है और सम्मित संबंध है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, माना समुच्चय ए अब हम रिलेशन इस प्रकार से लेंगे, रिलेशन में युग्म के सम्मित संबंध हो जाए। ओके, तो मैंने लिखा आर सच डेट ए टू ए, यानी जो संबंध आर है वो समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित है। ओके, अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन है, संबंध, ये सम्मित संबंध है या नहीं है। जब हम सम्मित संबंध को चेक करते हैं तो हम कहाँ से पेन चलाते हैं? रिलेशन से। रिलेशन से युग्म लेते हैं, ठीक है, और हम चेक करते हैं। तो हम रिलेशन से युग्म लेंगे, एक एक करके युग्म उठाएंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले। ये कहाँ से लिया? आर से, बिलोंग्स टू आर से करेगा, ठीक है। फिर सूत्र के हिसाब से हम चलेंगे। डैट एम्प्लाइज है तो डैट एम्प्लाइज। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो इसको हम उल्टा करेंगे, यानी जो भुज है उसको कोटि, जो कोटि है उसको भुज, ठीक है। तो
कोटि को हम भुज बनाएंगे और भुज को कोटि। इससे हमने ये युग्म बनाया है, ये युग्म इस रिलेशन में है कहीं पर, ठीक है, 2,1 बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से। अब ये दोनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1 और 2 से। तो लिखेंगे जहां 1,2 या हम कहें, ठीक है, 2,1, बात एक ये बिलोंग्स टू, अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, ए। ओके, अब हम ये वाला युग्म उठाएंगे, 2,1 कहां से उठाया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा, ठीक है। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे, डायरेक्ट एम्प्लाइज, उल्टा करेंगे यानी भुज को कोटि बनाएंगे, कोटि को भुज, तो कोटि को भुज और भुज को कोटि। अब मेरे को इससे ये, मैंने कहा इससे ये युग्म बनाया है, ये युग्म इस रिलेशन में है कहीं पर, 1,2 बिल्कुल है, तो ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा आर से, कामा, ठीक है, जहां ये युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 2,1 से, या हम कहें 1,2 से। तो लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू समुच्चय क्या है, ए। आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर ये दोनों युग्म, ठीक है, जो मैंने नए युग्म बनाए हैं, ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, संबंध आर से। आई होप समझ आया होगा। ओके, जब ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि जो संबंध है एक सम्मित संबंध है। ओके, तो लिखेंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज आर सम्मित संबंध है। ओके, अब हम एक उदाहरण नहीं वाला लेंगे कि सम्मित संबंध नहीं है, तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए। अब हम रिलेशन में यानी संबंध में इस प्रकार से युग्म लेंगे कि जो संबंध है एक सम्मित संबंध नहीं हो, ठीक है। ओके, अब हम चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले हम शर्त लिख देते हैं, प्रतिचित्रण, आर सच डैट ए एरो ए, इसे हम बोलते हैं प्रतिचित्रण। ओके, प्रतिचित्रण। तो जब हम सम्मित संबंध के लिए चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, रिलेशन से। रिलेशन से युग्म लेके चलते हैं, तो ये युग्म ले लेते हैं, कहां से लिया, आर से। डायरेक्ट एम्प्लाइज, इसका उल्टा करेंगे, 3,2, ठीक है। इससे मैंने एक नया युग्म बनाया है, ये युग्म इस रिलेशन में है कहीं पर, 3,2 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। कामा, जहां ये युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 2 और 3 से। तो लिखेंगे जहां 2,3 या हम कहें 3,2, बात एक ही है। बिलोंग्स टू किससे करेंगे, अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, ए। आई होप समझ आया होगा। तो जो अवयव हैं वो किससे बिलोंग्स टू करेंगे, वो करेंगे समुच्चय से, और समुच्चय क्या है, ए, ठीक है। तो मैंने लिखा बिलोंग्स टू समुच्चय ए, क्लियर। अब यहाँ पर जो मेरे को नया युग्म मिला है, इससे मेरे को नया युग्म मिला है, यानी इससे मैंने नया युग्म बनाया है, ये युग्म नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, आर से। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो सम्मित संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे दैट एम्प्लाइज आर सम्मित संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा दैट एम्प्लाइज आर, ठीक है, सम्मित संबंध नहीं है, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद आपको हेल्डिंग लगानी है, यानी नोट करना है संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। ठीक है, संक्रामक संबंध को डिफाइन यानी परिभाषित करने के लिए तीन अवयवों की जरूरत पड़ती है यानी होती है। तो तीन अवयव हम ले लेते हैं, ए कमा बी कमा सी। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो आप लोग साथ साथ में नोट करते रहिएगा क्योंकि अभी आपका ये पहला ही चैप्टर है यानी पार्ट है। ठीक है, संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो सबसे पहले हम इन दो अवयवों को लेंगे। ठीक है, यदि जो संबंध ए तथा बी में है, ठीक है, बी में है और वही संबंध बी तथा सी में हो। ठीक है, मैंने कहा यदि जो संबंध ए तथा बी में है और वही संबंध बी तथा सी में हो, वही संबंध बी तथा सी में हो और वही संबंध सी तथा ए में हो, या हम कहें ए तथा सी में हो और वही संबंध, ठीक है, ए तथा सी में हो तो संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। ओके, तो मैंने लिखा यदि जो संबंध ए तथा बी में है, ठीक है, और वही संबंध बी तथा सी में हो और वही संबंध ए तथा सी में हो, या हम कहें सी तथा ए में हो, तो संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। अब इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे किसके रूप में? ए बी सी के रूप में। जो संबंध ए बी में हो, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, तथा वही संबंध बी सी में हो। मेरे प्यारे दोस्त, संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो ए का दोस्त बी और बी का दोस्त सी, यानी बी से शुरू होने वाला युग्म, ठीक है, बी का दोस्त सी। तो हम कह सकते हैं कि ए का दोस्त सी, यानी बी से बी छूट जाएगा, तो मेरे को इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म मिलेगा, ए कामा सी। ठीक है, अब ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने? ए बी सी से। तो हम लिखेंगे जहां यह अवयव यानी एलिमेंट, और अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। तो समुच्चय हम ए ले लेते हैं, बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो ये किसका सूत्र है? संक्रामक संबंध का सूत्र है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम संक्रामक संबंध के उदाहरण लेंगे। ओके, सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो यह है संक्रामक संबंध का सूत्र। अब संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए एक समुच्चय और रिलेशन पता होना चाहिए, समुच्चय और रिलेशन। तो हम मान लेते हैं
समुच्चय ए। एक हम आपको नहीं वाला बताएंगे उदाहरण और एक हाँ वाला, यानी संक्रामक संबंध नहीं है और एक बताएंगे कि संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो इस रिलेशन में हम इस प्रकार से युग्म लेंगे कि जो रिलेशन है वो संक्रामक संबंध हो। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब जब हम संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो हम पेन कहां से चलाते हैं? रिलेशन से। रिलेशन से हम युग्म लेके चलते हैं, तो एक एक करके हम युग्म लेंगे। तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। ये युग्म मैंने कहां से लिया? आर से, तो बिलोंग्स टू करेगा आर से। ठीक है, तथा अब एक का दोस्त, मैंने कहा एक का दोस्त दो, तो दो का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी दो से शुरू होने वाला कोई युग्म। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको लिया। ठीक है, एक का दोस्त दो, तो दो का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी दो से शुरू होने वाला कोई युग्म। क्योंकि यहाँ पर ए का दोस्त बी है, तो बी से शुरू होने वाला कोई युग्म, यानी बी का दोस्त कोई ना कोई होगा, तो यह है बी से शुरू होने वाला युग्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अलावा इसको छोड़कर कि दो से शुरू होने वाला कोई युग्म है, यह बिल्कुल है, तो इसे नोट करेंगे। कहां से लिया? आर से। डायरेक्ट एम्प्लाइज है तो डायरेक्ट एम्प्लाइज। ठीक है, अब यहां से दो से दो छूट जाएगा, क्या बचा? एक, फिर तीन बचा। अब इन दोनों युग्मों से मैंने एक नया युग्म बनाया है, यानी प्राप्त हुआ है। तो ये युग्म, नया युग्म इस रिलेशन में है कहीं पर? 1,3 बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा किससे? आर से। जहां ये युग्म तीनों बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? 1, 2 और 3 से। तो लिखेंगे 1, 2, 3 बिलोंग्स टू समुच्चय क्या है? ए। ओके, तो ये है। तो यहां पर जो रिलेशन है एक संक्रामक संबंध है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज आर संक्रामक संबंध है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम एक नहीं वाला उदाहरण लेंगे। अब हम इस रिलेशन में इस प्रकार से युग्म लेंगे कि जो संबंध है ये रिलेशन संक्रामक संबंध ना हो। ओके, तो इस प्रकार से हम युग्म लेने वाले हैं। क्लियर? अब हम चेक करेंगे, क्या ये रिलेशन संक्रामक संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। ये युग्म मैंने कहां से लिया? आर से, तो बिलोंग्स टू आर। तथा अब दो का दोस्त तीन। ठीक है, तो तीन का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी तीन से शुरू होने वाला कोई युग्म, इससे छोड़कर ये है। ठीक है, कहां से लिया? आर से, डायरेक्ट एम्प्लाइज। यहां पर हम एक ले लेते हैं और सरल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 3 से 3 छूटेगा, दो का दोस्त 3, 3 का दोस्त 1, तो हम कह सकते हैं कि दो का दोस्त 1। ठीक है, तो यहां से 3 से 3 छूट जाएगा, तो क्या बचा? 2 बचा, फिर 1 बचा। इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म बना है, ये प्राप्त हुआ है। ये युग्म इस रिलेशन में है कहीं पर? 2,1 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा, यानी बिलोंग्स टू नहीं करेगा। ओके, जहां ये युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? 1, 2, 3 से। तो लिखेंगे 1, 2, 3 बिलोंग्स टू, ठीक है, किससे?
अभी आप किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय। तो समुच्चय क्या है? ए। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पर ये नॉट बिलोंग्स टू है, यानी बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है यानी रिलेशन है एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज आर संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। ओके, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? तो मैं लिखता हूं तुल्यता संबंध। ओके, तो मैंने लिखा तुल्यता संबंध। अब ये तुल्यता संबंध क्या होता है? जब संबंध सुतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, यानी तीनों परिभाषाएं सत्य हो, तो हम घोषित कर देते हैं कि जो रिलेशन है संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आप भी लोग नोट करते रहिए, क्योंकि अभी आपका ये पहला ही चैप्टर है। ओके, किसी समुच्चय ए में संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि, मैंने लिखा किसी समुच्चय ए में, यह समुच्चय मैंने ए लिया, ठीक है, किसी समुच्चय ए में संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि संबंध आर सुतुल्य कामा सम्मित तथा संक्रामक संबंध हो, यानी तीनों ही संबंध, ठीक है, सत्य हो, यानी तीनों ही परिभाषाएं सत्य हो, तो हम घोषित कर देते हैं कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। आई होप समझ आया होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सुतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। ठीक है, तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को मैथ एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा।